ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा मैं पहले ही बता देता हूँ, आमतौर पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डी मैथ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जा रही होती, वो एड मैथ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और मतलब जिस तरह की अभी हम पढ़ाने वाले हैं उस तरह से, ठीक है। तो डी मैथ के स्टूडेंट्स बिना, जहाँ पर जो फॉर्मूला वॉर्मूला है, बिना वो पढ़े भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का डील कर लेते हैं, जिस तरह के सवाल उनके पास आते हैं वो उसको कर लेते हैं। लेकिन अब वो हमेशा से वही होता है कि डी मैथ के स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ सकते हैं उसको आप, सही है। अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हिच इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल। दैट रूल कैन बी द रूल ऑफ एडिशन एंड दैट रूल कैन बी द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपकी सीक्वेंस एडिशन के रूल पे प्रोग्रेस कर रही है तो फिर वो कहलाती है अरिथमेटिक या लीनियर सीक्वेंस। लेकिन अगर आपकी सीक्वेंस इज प्रोग्रेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्पेसिफिक नंबर, तब वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सबसे पहले तो जब कोई सीक्वेंस आपको दी हो ना, तो आपका काम क्या होता है, आप उस सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस या कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो वो पता करते हैं। अगर डिफरेंस फिक्स्ड है तो आप कहते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर डिफरेंस फिक्स नहीं है, रेशो फिक्स है, तब आप कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और अगर फर्ज कीजिए ना डिफरेंस फिक्स है और ना ही रेशो फिक्स है, तो फिर और कुछ और होगा, वो फिर हम आगे बात करेंगे, सही। तो अब मुझे यहाँ पर एक सीक्वेंस दी है एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो फिक्स्ड हो, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस है 2, 6, 18, 54 एंड 162। अब होता क्या है कि सबसे पहले बच्चे देखते हैं 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 4, ठीक है। उसके बाद अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, तो अगले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 4 होना चाहिए। 6 और 18 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12। 12, ठीक है। यानी ये तो समझ में आ गया कि वो 4 नहीं है। तो आप समझ गए कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या करें, 6 को 2 से डिवाइड करें। 6 को 2 से डिवाइड करके क्या आया? 3। यानी फर्स्ट टू टर्म्स का रेशियो है 3। उसके बाद नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है 18 और 6। 18 और 6 का रेशियो कितना है? 3। 3। फिर बहुत अगर दिल चाह जाए तो फिर आप फोर्थ और थर्ड टर्म का रेशियो भी चेक कर लें। वैसे वो पहले दो काफी थे, इनका रेशियो भी कितना आ गया? 3। यानी हम क्या देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो है ना, वो फिक्स्ड है, सही है। वो कितना है? 3 है, सही है। तो ये वाली सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है? ये आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, सही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पार्ट, उसमें आपको जो सीक्वेंस दी हुई है, ये क्या इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स्ड है? एग्जाम्पल नंबर 2 में जो सीक्वेंस दी हुई है, क्या इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स्ड है? नहीं। डिफरेंस फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर जरा रेशियो चेक करें। बाद वाली टर्म को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड करें तो वो रेशियो आपको क्या दिखता है? जैसे 32 को 64 से, 16 को 32 से, उसके बाद यहाँ 8 होना चाहिए था, 6 मैंने लिखा हुआ है, 8 को 16 से और 4 को 8 से। अगर हम ये इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो वो कॉमन रेशो या वो रेशो क्या समझ में आता है? 8। ऐसा क्या पूछते हैं मैंने? 32 divided by 64 should be equal to 16 divided by 32 should be equal to 16 divided by 32। ये सब का सब किसके बराबर आ रहा है?
सही आ रहा है, सही लिखा मैंने, 1/2। आ रही मेरी आवाज? जी। सही है। तो चूंकि रेशो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो सेम है, तो ये किस तरह की सीक्वेंस है? अरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है? कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, UN इज इक्वल टू ARN-1। और ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि परेशानी नहीं आए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने की, आप इतनी जरूरत नहीं है मुझे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कि मैं हर एक जगह पर फॉर्मूले की कंस्ट्रक्शन वगैरह सिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, आगे बड़े तरीके से बन जाते हैं फॉर्मूले, लेकिन मैं फिलहाल ऑनलाइन क्लास में मेहनत नहीं कर रहा। सही। तो अगर आपको परेशानी हो ना कि यार ये तो फॉर्मूले याद करना मुश्किल हो रहा है, तो भाई आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मत याद कीजिएगा, अरिथमेटिक का याद रख लीजिएगा। सही है। ये तो मैं एहतियातन पढ़ा रहा हूँ कि हमें एक फायदा हो जाए, इससे अगर मुश्किल होने लगे तो छोड़ दीजिएगा। तो जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज गिवन बाय UN इक्वल्स टू ARN-1। एड मैथ्स वालों को तो खैर ये दोनों फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं। ठीक है। तो खैर अभी मैं फॉर्मूला समझा नहीं रहा क्योंकि वो अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है, उतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है। चलिए, अब सवाल उसी तरह का है, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। जैसे पहले भी आपको जनरल टर्म पता करनी थी जब मैंने आपको एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी थी। अब यहाँ मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया और मैंने आपसे उसकी जनरल टर्म पूछी। सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को देख के समझ में आना चाहिए कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम? नो। नहीं, ठीक है, अच्छा डिफरेंस सेम नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज, इज द रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म सेम? शाबाश। यस। यानी आपको ये पता लग गया कि रेशियो सेम है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अल्लाह ना करे कि डिफरेंस भी सेम नहीं हो, रेशियो भी सेम नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे वो फिर हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। सही है, इसी में भी सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कोई मुझसे पूछे सर अगर रेशियो भी सेम ना है तो क्या होगा, तो जब नहीं आएगा तो फिर वो भी बात अभी करेंगे। अच्छा, रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। मुझे इसकी जनरल टर्म बनानी है। जनरल टर्म बनाने का फॉर्मूला हमने सामने लिखा हुआ है, AR⁻n-1। और जनरल टर्म हमेशा इन टर्म्स ऑफ n बनाई जाती है। तो आपको ए और आर पता होना चाहिए। सीक्वेंस में ए क्या है? ए मतलब द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस में ए क्या है बोलो? 5। 5। और अगर आप कॉमन रेशो आप कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, आप कैसे भी देख के बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, क्या बदतमीजी है? कॉमन रेशो कितना है भाई? 5। कॉमन रेशो 5 है। वेरी गुड, शाबाश। कॉमन रेशो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करें, 5 आता है आजकल 2। 2। तो ए हो गया 5, कॉमन रेशियो हो गया 2। फॉर्मूला आपको पता है, आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो TN इक्वल्स टू, फॉर्मूला में लिख देता हूं, ARN-1। ए की जगह मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय या ब्रैकेट जो भी आप बदल चाहे। आर की जगह आपने लिखा 2 और पावर में आ गया n-1। जब भी कभी जनरल टर्म बना ले किसी भी सीक्वेंस की, तो उससे चेक कर ले, इज दिस फॉर्मूला गिविंग यू द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म के लिए इस फॉर्मूले में n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करवाओगे मुझे? 1। क्या मुझे मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिल गई? यस। रैंडमली 2-3 टर्म्स आप चेक कर सकते हैं। थर्ड टर्म बनाना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले से, तो थर्ड टर्म के लिए n की जगह क्या लिखूंगा? थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3।
और सिंप्लीफाई करने पे क्या मुझे मेरी थर्ड टर्म मिल रही है सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की जनरल टर्म मैंने बनाई है। सीक्वेंस की थर्ड टर्म थी 20, ये 20 ही मिल रहा है। सही। तो कभी भी किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म जब भी आप बनाए ना, तो उसको बनाने के बाद कम से कम शुरू में तो याद रखिए कि एक दफा उसको क्रॉस चेक जरूर कर ले। इफ योर फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म इज गिविंग यू द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, वो दो चार टर्म्स को आप रैंडमली चेक कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेंटली कर सकते हैं आप। है। तो पहला सवाल तो वही है, एक सीक्वेंस दी और जनरल टर्म पूछ ली। उसके बाद मैंने आपको एक सीक्वेंस दी हुई है और मैंने आपसे उस सीक्वेंस की एट्थ टर्म पूछी। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस सीक्वेंस को एट्थ टर्म तक लिख ले पूरा। सही। इसमें कॉमन रेशो क्या चल रहा है? या कॉमन डिफरेंस चल रहा है? पिछली टर्म के साथ क्या कर रहा हूं, तो अगली टर्म बन रही है। 3 के साथ क्या किया कि 6 बन गया। फिर 6 के साथ भी यही सेम काम किया कि वो 12 बन गया। 12 के साथ भी यही सेम काम किया तो 24 बन गया। यानी ये सीक्वेंस इज प्रोग्रेसिंग ऑन द बेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सही है। तो ये आपकी जीपी हो गई। अच्छा, अब मैंने आपसे इस जीपी की 8वीं टर्म पूछी। अब आप या तो इस सीक्वेंस को 8वीं टर्म तक लिख दीजिए, या फिर आप ये करें कि आप इस सीक्वेंस की जनरल टर्म लें। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या मैंने बताया? ए आर n minus 1. This is the general term of the sequence that we have right now. मुझे जनरल टर्म नहीं चाहिए, मुझे कौन सी टर्म चाहिए सीक्वेंस की? 8वीं टर्म। तो मैं n की जगह 8 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 7 एंड 2 रेज टू द पावर 7 इज 128 और 3 टाइम्स 128 विल बी 384। सही। कोई सीक्वेंस देके कोई एक मखसूस टर्म पूछी जाती है, तो उसके लिए भी हम लोग जनरल टर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो भी टर्म रिक्वायर्ड होती है वो बता देते हैं। हाँ जी। उसके बाद अब मैंने आपको इस सीक्वेंस में एक टर्म दे दी और मैंने पूछा क्या ये टर्म या ये नंबर इस सीक्वेंस का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर ये टर्म इस सीक्वेंस का हिस्सा है, तो इस टर्म का कोई टर्म नंबर होगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ऐसा मान लेते हैं कि ये 486 इस सीक्वेंस की nth टर्म है। तो अगर ये nth टर्म है तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा, तो मैं कह दूंगा कि फॉर्मूला है un इज इक्वल टू ए आर n माइनस 1। un की जगह मैंने लिखा 486, ए की जगह मैंने लिखा 6, कॉमन रेशियो मेरे पास चल रहा है 3 और n माइनस 1। इस पूरे को जब मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो 81 इक्वल्स टू 3 की पावर n minus 1। When the variable is in the power, so the bases on the both sides should be the same. n minus 1 equals to 4, तो n equals to 5। तो हमें क्या पता चला? 486 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? 486 इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है। सही है। ये आपकी जो है वो जीपी के बारे में होगा। ठीक है, तकरीबन वही सब चीजें हैं और काफी तो खैर वही है आपका। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल मिस कर गया मैं। इसमें भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म देकर सीक्वेंस की कोई एक मखसूस टर्म पूछ लूंगा। ठीक है, तो जनरल टर्म देके कोई एक टर्म पूछी होगी तो बस आप टर्म नंबर रख के वो रिक्वायर्ड टर्म मालूम करेंगे। क्लियर है? कोई सवाल इसमें?